बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है। प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करना है। इसके साथ साथ आज के मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। सो बहुत सारे लोग कुछ सवालात ज़कात से रिलेटेड कर रहे थे और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रास्ते में जो आपको जगह जगह बेखारी नज़र आते हैं, क्या इनको ज़कात के पैसों में से आप कुछ हिस्सा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या इनको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे सामने आते हैं। इसी से रिलेटेड हमने आगे चल के बात करनी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरी से। खबरें क्या हैं? 8 अक्टूबर का शेड्यूल कलअदम करार। पंजाब असम्बली इंतखाबात 14 मई को होंगे। दिल के मरीजों के लिए बड़ी सहूलत क्या है, आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे। ट्रकिंग पॉइंट्स, मॉडल बाजारों में मुफ्त आटे की सप्लाई जारी। निगरान हुकूमत की रिलीफ पैकेज में तौसीह। तो ये हालात अपनी जगह। अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है जी, 8 अक्टूबर का शेड्यूल कलअदम करा दिया गया है और पंजाब असम्बली इंतखाबात अब 14 मई को होंगे। कल ये बड़ा फैसला आया और इस बड़े फैसले के बाद हमने देखा हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अपोजिशन की जानिब से भी जो है वो इस फैसले को ज़बरदस्त करार दिया गया। मिले जुले रुझानात जो थे वो सामने आए। दोनों डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुरे नायाब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खबर है जी, निगरान हुकूमत सिक्योरिटी प्लान पेश करे। 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात इल्तवा केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस फाइज ईसा के अज खुद नोटिस मुकदमात से मुतल्लिक फैसला भी गैर मौसर करार दिया गया है। पहले आ जाते हैं इस फैसले पर, फिर आएंगे जी इसके रद्द अमल की तरफ। जी इमरान। देखें जी, अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से, तो सबसे पहले जब असम्बलियाँ तहलील गई पंजाब की और उसके बाद KPK की, तो ठीक है कि 90 रोज़ में इंतखाबात जो हैं वो कराए जाने थे और इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद था। लेकिन ये इंतखाबात जो हैं मुलतवी तब किए जाते हैं जब आपका जो सरकारी ख़जाना है वो खाली हो। उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें ऑब्वियसली आपके सिक्योरिटी इदारे हैं, इसके बाद आपकी पुलिस है, इसके बाद आपकी इंतज़ामिया आ जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन है, फिर आपकी अदालतें हैं जिन का स्टाफ जो है जिसने इलेक्शन में अपनी ड्यूटियाँ जो हैं वो सरअंजाम देनी है। ये तमाम चीज़ें जब डिले हुई तो फिर इलेक्शन जो है उसके लिए जो है वो डिले हुआ। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही थी कि हमारा ख़जाना जो है वो खाली पड़ा हुआ है, हम इतना फ़ंड जो है वो कहाँ से जनरेट करके इलेक्शन का इनेकाद जो है वो करा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, तो सिक्योरिटी इदारे ये कह रहे थे कि मुल्क में पहले से ही दहशतगर्दी की लहर जो है वो परवान चढ़ रही है। हमारा तमाम तर फोकस जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। और फिर अगर आप इलेक्शन कमीशन के की बात करें, उनके पास भी स्टाफ जो है वो अवेलेबल नहीं था। अदालतों के पास खुद उनके जो स्टाफ है वो भी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए इंतखाबात जो हैं वो डिले की तरफ जा रहे थे। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से बात करें, पहले तो जो उन्होंने असम्बली तहलील की, उसके बाद वो ख़ुद अपने फ़ैसले पर परेशान हो गए कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने मीटिंग्स में बारहा इसका जिक्र किया कि हमसे गलती हो गई कि हमने जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी कि पूरे मुल्क में एक टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। और देखें, अगर अक्टूबर में ही आम इंतखाबात होने हैं और अगर थोड़ा सा गैप रह गया था, मई में अब जो है दोबारा से डेट दी गई है, मई और अक्टूबर में कितना टाइम है, ऑब्वियसली आप जो है वो दोबारा से फंड्स का ज़िया जो है वो करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें तो उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है 30 अप्रैल की डेट जो है वो दी थी और उसके बाद उन्होंने जो है उसको ताख़ीर कर दी उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से यही कहा है कि 14 दिन का जो मार्जिन दिया गया है वो इसी चीज़ का दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरमियान में कहा कि जी हम इंतखाबात नहीं करा सकते। तो अब बात सिर्फ वहीं आ जाएगी कि अदालत ने तो ये कह दिया कि पहले तो अदालत ने ये भी गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप हमारे जजेस की सैलरीज जो हैं वो काट लें और फिर आप इंतखाबात जो हैं वो करवा लें। अब देखना होगा क्या फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना बजट है कि वो पंजाब और उसके बाद KPK में, क्योंकि फैसले के मुताबिक पहले पंजाब में करते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि तारीख पर तारीख दुनिया नायाब लोगों का टाइम,
लोगों की परेशानियां, मुल्क की हालात, मौजूदा अभी जो जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें इसके हम मुतहम्मिल हैं कि एक के बाद आप एक तारीख का ऐलान करें? आपके पास तैयारी कुछ नहीं है, किस तरह से ये तमाम चीज़ें? अच्छा, मैं तो एक नपीतुली बात करूंगा और ये मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान साहब और पीटीआई को इसमें वो किरदार अदा करना चाहिए जो कि उनका बनता है। उनका ये किरदार नहीं बनता कि वो अदालत में जाके लोगों को प्रेशराइज़ करें, उसके बाद अदालती जो ढांचा है उस पर दबाव डालें और इस तरह की चीज़ें बताएं कि जैसे ये बड़े ही कोई बहुत ज़रूरतमंद है और इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। खुद असम्बलियाँ तोड़ने वाले का ये इस्तेहकाक नहीं बनता। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपका, मेरा, इमरान का, बाकी लोगों को तो बन सकता है, रात चलते लोगों को बन सकता है, वो अदालत में जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहा जिसकी वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि खुद जो काम करने वाला हो अपनी हैसियत में, वो बाहर बैठ के तमाशा देखे और तमाशा लगा के कहे जी कि ये काम तो कर दे जी कर दे, और आप खुद अदालत में जाके अपने ही किए हुए जो सॉरी टू से गन फैलाया उसको समेटने की बातें करें और वो अदालत करे जो आप कर सकते थे। आपको किसने मना किया था कि आप इलेक्शन की तारीख दिए बगैर आप असम्बलियां तोड़ के आप वेट करते, आप आते, इलेक्शन की डेट देते, निगरान सेटअप के दौरान आप सारी चीज़ें करके आराम से उसमें चले जाते? आपको तो किसी ने नहीं रोका था। बिल्कुल। उजलत आपको इतनी ज़्यादा आई हुई थी असम्बलियां तोड़ने की, जिसमें इमरान ने भी जिक्र किया कि 12 उन्होंने कोर कमेटी में भी इस चीज़ का इजहार किया। हमारे पीटीआई के बहुत सारे दोस्त हमें कहते हैं कि ये फैसला गलत हुआ, लेकिन हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते थे और वो भी पछताते, खान साहब भी पछताते होंगे डेफिनेटली। तो अब एक तो पहले ये है कि चले आपने अपना ही किया हुआ गलत काम जो था उसको जस्टिफाई करने के लिए अदालत का सहारा लिया और अदालत ने जो कानून के मुताबिक फैसला बनता था वो कर दिया, लेकिन सवाल खड़े होंगे बहुत ज़्यादा। अभी जो है आपने केपी की गवर्नमेंट के मुतालिक कुछ डिटर्मिन नहीं किया, क्या डेट होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, क्या पंजाब और केपी के में एक दिन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अगर देखें तो उसकी अपनी एक आज़ादाना हैसियत है, उनकी भी मसरूफियात और अपनी चीज़ों को है। अगर आपने करना है तो फिर आप सारे एक बॉडी को एक साथ इन्वॉल्व करें। दूसरी बात ये कि अब हुकूमत पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास क्या ऑप्शन बची है? क्या वो रिव्यू में जाएंगे? क्या वो रिव्यू में फौरी जाएंगे या रिव्यू में कुछ दिन बाद जाएंगे? फिर रिव्यू में क्या यही जजेस सुनेंगे या अदर देन हट के जजेस सुनेंगे? बहुत सारी बातें हैं। फिर आयन में जो एमरजेंसी की बातें हो रही हैं वो भी आप देखिए। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी खुल के बातें की हैं, स्टेक होल्डर्स में और आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। पीटीआई के बहुत सारे खुद लोग कहना शुरू हो गए हैं कि हम खुदा ना खास्ता उस तरफ ना चले जाएं जहाँ से वापसी ना हो। भाई आपको सबको जब नज़र आ रहा है, आपको जब ये चीज़ नज़र आ रही थी तो आप मिल बैठ के बात करते, कौम की बात करनी थी तो आप एक दिन इलेक्शन की बात करते। और ठीक है, अगर आप इतने ही सिंसियर थे तो आप फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर करते इस्तीफों पे, और 8 अक्टूबर या जो भी डेट तय हुई है आप दोनों गवर्नमेंट्स का ऊपर भी और नीचे भी हुकूमतें बना के आप सेट करते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताएं हर 6 महीने बाद ही हम ये खेल खेलेंगे? मैं वही तो कह रही हूं। और इससे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? आपका डॉलर कहां पहुंच रहा है, गोल्ड रेट कहां पहुंच रहा है? इससे आपकी मौशी स्टेबिलिटी, अगर पंजाब हुकूमत लेना ही सिर्फ एक मौशी इस्तेहकाम की जमानत है तो मैं आफरीन करता हूँ ऐसे सोचने वालों के लिए जो ये सोचते हैं। मैं आज भी इस चीज़ पे कन्विंस हूँ कि अगर आज भी पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट भी दे दी जाए इनको, तो ये भी हाथ खड़े करके अगले 5 साल तक ये ना रोना रोए, तो आप भी यहाँ हमारे प्रोग्राम में बिठा के मुझसे माफ़ी मंगवा लीजिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ये कौन सी अहमको की जन्नत में रह रहे हैं सारे? आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, आपकी ये बात भी मान ली, लेकिन अब जो मौशी हालत है 21 अरब, मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट को 10 अरब भी निकाल के दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद सिक्योरिटी पे हाथ खड़ा करना आपकी आर्म फोर्सेस की अपनी एक हैसियत, एक मजबूरी, एक जवाब है। मतलब कोई छोटा सा टास्क नहीं है ये, देखिए बैलेंस बात होनी चाहिए थी ना। खैर, अभी तो निगरान हुकूमत ने तो ये काम जारी कर दी हैं जी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तैयारियां करें। मोहसिन रजा नकवी साहब की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन की मुआवनत के लिए है। निगरान वजीर आला की सूबे में इंतखाबात के हवाले से ये गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा। निगरान हुकूमत का काम भी यही है कि एक अच्छे माहौल में इलेक्शन करा देना। लेकिन दूसरी तरफ कल नवाज शरीफ साहब का बयान भी सामने आया, शहबाज शरीफ साहब का बयान भी सामने आया, मरियम साहिबा भी खासी ट्विटर पर हमें एक्टिव नजर आई। वो जो तनकीद की जा रही है, ये ना सिर्फ पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडास है उसकी नज़र किया जाता है निगरान हुकूमत को। 1 महीना पहले तकरीबन
मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कलमा चौक प्रोजेक्ट पे आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुल के बात की। वहाँ पे मुझे याद है कि एक मेरा ख्याल एयरवाई के सहाफ़ी तो उन्होंने सवाल किया कि जी आप इलेक्शन, उन्होंने कहा जी जिस दिन तारीख होगी मैं पाबंद हूँ और हम तैयारी करेंगे, हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन इलेक्शन की तारीख देना और मुझसे ये इलेक्शन तो वो मेरा काम तो नहीं। अच्छा वो उस दिन से क्लियर माइंडेड है, आज भी क्लियर माइंडेड है, इसमें तो कोई दो टोक मतलब कि मैं कहता हूँ कि बात तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब आप आ जाइए इसको कंट्रोवर्शियल करना कि जी वो नहीं भाई, वो क्या वो निगरान हुकूमत बेचारी इसमें क्या हैसियत रखती है, बिल्कुल कि जी उनकी क्या इसमें है कि जी क्या वो फंड्स उन्होंने जारी क्या फंड्स उन्होंने जारी करने बताएं जी, कि क्या उन्होंने फौज को पाबंद करना है, क्या उन्होंने पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग के जो स्टाफ है उसको उन्होंने फैसिलिटेट करना है, क्या उन्होंने पोलिंग के डब्बे जो शिफ्ट होते हैं पूरे मुल्क में उन्होंने वो पूरे पंजाब में शिफ्टिंग के अमल में करना क्या है भाई। आप जब जिस तरह से जो मुआवनत तलब की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा भाई, वो भी अपनी आजादान हैसियत में एक इदारा है। अच्छा एक पिलर के तौर पे खड़े, वो तैयारी कैसे अच्छा उनसे कोई बुला के नहीं पूछ रहा, उनको कोई पूछे आप इलेक्शन कमिश्नर से, आप पूछे बुला के जी क्या असल वजूहात क्या है, कितना टाइम आपको तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए, आप किस तरह से स्टाफ को ट्रेन करेंगे, आपकी मर्दमशुमारी कहाँ खड़ी है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चीज़ें हैं वो कहाँ कैसे करेंगे। अच्छा वो कोई नहीं बता रहा ना, उस पर कोई बात कर रहा है भाई। इलेक्शन तो ऐसे है जैसे मैंने कल जाना और वोट कास्ट का मैंने बिल जमा बैंक में करा के आ जाना। यही है ना कि ये मुश्किल चीज़ है। इंतखाबात जो है ना ये कोई गली मोहल्ले के इंतखाबात नहीं है जिसके लिए कि जी आज ऐलान किया और कल जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे। सेंसस आपका जो है वो अभी चल रहा है। आया कि फेडरल जो इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा को 90% जो है वो सेंसस मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जब तक मुकम्मल सेंसस जो है वो नहीं होता, और ये सेंसस वही है जिसकी आवाज़ जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जिन्होंने असम्बली तहलील की, उन्होंने ही ये कहा था कि जी जब तक सेंसस नहीं हो जाता इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। और फिर भी देखें ये बात अब इन्हीं की मानी गई है, खैर जैसे भी मानी गई, कानून के ज़रिए से मानी गई है, जैसे भी मानी गई कि ठीक है जी सेंसस से पहले ही आपको इंतखाबात की डेट जो है वो भी मिल गई भाई। और अब बात यही है कि जिस तरह दुर्रे ने आपने कहा कि ठीक है निगरान गवर्नमेंट जो है ना, निगरान हुकूमत के हवाले से बात करें, ये इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए ही है। ऑब्वियसली जब इलेक्शन कमीशन जो है वो कहेगा कि जी इंतखाबात जो है वो करवाने, इस डेट को करवाने, तो निगरान हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली उसको फैसिलिटेट करेगी क्योंकि वो फैसिलिटेटर है। अच्छा एक बात को हम थोड़ा सा यहाँ से भी टो करें जिसमें इमरान की भी मैं चाहूँगा कि इनपुट लेके, नवाज शरीफ साहब को तो बहुत अरसा पहले ये मेरा ख्याल मैदान में आ जाना चाहिए था, और जब ये बकौल नून लीग के कि उनके हकूक सलब किए जा रहे थे, उनको दीवार से लगाया जा रहा था, हुकूमत में रह के भी उनके हाथ बंधे हुए थे, काम उनको नहीं, भाई आपको कौन मना कर रहा था, आप आए मैदान में, आपको ये बातें तो बहुत पहले करनी चाहिए थी। नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। अब क्योंकि इमरान पॉलिटिकल बीट करता भी रहा है तो मैं कहता हूँ कि देर है तो बहुत ही देर है। जाने दुर्रे नयाब, मैं ना कल इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ के मेरी हंसी निकल गई। उनकी स्टेटमेंट पता है क्या थी? कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ये इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद की स्टेटमेंट ये थी कि वफाकी हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ साहब वो वापस आ जाएं, उनके वापस आने की राह हमवार हो जाए, उसके बाद इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएं। आगे सुनिएगा उनकी स्टेटमेंट। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ये थी, स्टेट नंबर कि नंबर 10 अगर ये चाह रहे हैं तो फिर ठीक है मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं डिले कर लेता हूँ इंतखाबात में। भाई जबरदस्त, आपको बाकी चीजें नजर नहीं आ रही कि आपका मुल्क अल्लाह माफ करे दिवालिया होने के करीब आया हुआ है। आप ये नहीं देख रहे कि जी मई में जो है वो अरबों रुपया लगेगा, उसके बाद अक्टूबर में दोबारा अरबों रुपया लगेगा। अच्छा पहले ये पैसे कौन देगा? पहले ये इल्जाम आयद करते थे कि ये मुझे मारना चाहते हैं और रास्ते से हटा कर मुझे फिर इलेक्शन कराना चाहते हैं। अब ये कहते हैं जी कि मैं रहूंगा, अब नवाज शरीफ का इंतजार कर लेते हैं। भाई आप ये जो चिड़िया ने चम्मा और बाबू ने वेड़ा बनाया हुआ है इसको खत्म करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब खैर ये तो अब डेट अनाउंस कर दी गई है, देखें अब क्या बनता है, लेकिन ऐसे में लोगों के मसाइल क्या हैं? हम तो यही देख रहे हैं, वही आटा पॉइंट पे रश, वही दिल के मरीज परेशान हैं, इनकी तरफ कौन तवज्जो देगा? खैर इससे रिलेटेड खबरें हैं, ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, दिल के मरीजों के लिए खबर ये है कि जी एम्बुलेंस में ही इंजेक्शन जो है वो अब लगाया जाएगा। जब से हम देख रहे हैं निगरान हुकूमत आई है, ख़ास तौर पे सीएम साहब खुद बहुत एक्टिव हैं हॉस्पिटल्स की हालत को लेकर, और पीआईसी में तो 2-3 इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत है और बहुत अच्छा फैसला ये किया गया है।
इसके साथ साथ जी आपको ये भी बताएं कि ये भी निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइमरी एंजियोग्राफी के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया। म्यू अस्पताल का भी इन्होंने दौरा किया और कल हमने आपको बराह रास्त मनाजिर भी दिखाए थे जो खातून धक्कम पेल की वजह से ज़ख्मी हुई, उनकी अयादत भी की। इमरान क्या कहेंगे? देखिए जी, निगरान वज़ीर आला साहब के हवाले से अगर बात करें, जब ये वज़ीर आला नहीं थे उससे पहले भी, चूँकि हमारा इनके साथ ताल्लुक़ जो है वो 15-16 साल पुराना है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो मामलात हैं, इलाज मुआलजे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो हमेशा से इनकी प्रायोरिटी जो है वो रही है। ये हमेशा उस हवाले से अपना फीडबैक जो है वो देते रहते थे और बेटरमेंट के लिए ये कोशिशें जो है वो करते रहते थे। अब जो है चूँकि इनको अहम जिम्मेदारी जो है वो मिली है, तो अब पहले दिन से ही हमने देखा है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के जो है इन्होंने सरप्राइज़ विज़िट जो है वो किए हैं। और अगर इस स्पेसिफिक सिर्फ इस चीज़ के हवाले से बात की जाए, दिल के मरीज़ों के हवाले से, तो देखा यही जाता है कि जब भी किसी को कोई हार्ट अटैक या दिल का मसला होता है, तो जब उसको एम्बुलेंस के ज़रिए या वो खुद किसी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में अगर हॉस्पिटल में आते हैं, तो हॉस्पिटल के में भी आके फौरी उन्हें इलाज मुआवजा जो है वो नहीं मिलता। इमरजेंसी में जगह ही नहीं होती है, बेड ही नहीं अवेलेबल। अब पहले जो है वो ये डिसीजन लिया गया था निगरान हुकूमत की जानिब से कि दिल के मरीजों के लिए स्पेशल एम्बुलेंस जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो कराई जाएगी, जो कि उनको फर्स्ट एड जो है वो वहाँ पर देगी दिल के हवाले से। अब दूसरा डिसीजन जो है वो अब ये लिया जा रहा है कि जी एम्बुलेंस में ही उन्हें इंजेक्शन जो है वो लगाए जाएंगे, जो कि लाइफ सेविंग इंजेक्शन होते हैं स्पेशली हार्ट अटैक के मरीज़ों के लिए। और सबसे ख़ास बात जो मुझे इस खबर में अच्छी लगी है वो ये है कि ये सहूलत सिर्फ बड़े शहरों में नहीं दी जाएगी, हर तहसील और हर डिस्ट्रिक्ट में ये एम्बुलेंस जो है वो होगी कि अगर किसी को कोई दिल की बीमारी या दिल की कोई प्रॉब्लम होती है, तो फौरी तौर पर जब वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एक स्पेशल एम्बुलेंस जो है वो दिल के मरीज़ों के लिए वो भिजवाई जाएगी, जो वहाँ पर फौरी इनिशियल उनको ट्रीटमेंट देगी और उसके बाद तो उन्हें। अच्छा फैसला है, लेकिन मुझे ये मुश्किल नजर आ रहा है दुर्रे नायाब, ये मुश्किल टास्क नहीं, ये अगर होने पे आए तो बहुत आसान है। आप देखें जहाँ पे हालत ये हो अस्पतालों की कि वहाँ पे आपको पैनाडोल की गोली तक ना मिल रही हो, वहाँ पे आपको एक सिरिंज ना मिल रही हो। एक सिरिंज उसकी क्या हैसियत होती थी? आपके हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो डॉक्टर होंगे तो ऐसा ही होगा। साहिबा के ऊपर जो नैब ने तलब किया, जो तमाम पीआईसी के हवाले से केस चल रहा है, वो भी आपको पता है नैब का एक लॉ है जो शायद नैब बहुत कम इस्तेमाल करती है कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारी वाला काम जो आपको दिया गया, अगर आपने वो भी नहीं किया और अपने कलम का इस्तेमाल नहीं किया, तो उस पर भी लायबिलिटी है। अच्छा, ये पूरी दुनिया में होता है, ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में इस कानून पे अमल। अच्छा, नैब की बड़ी इंपॉर्टेंट शिक है और इस पे मुझे अभी रिसेंटली पे पास्ट में याद नहीं पड़ता कि उन्होंने ऐसा कोई केस बनाया हो, लेकिन अगर ये पीटीआई के जितने भी वुज़रा हैं माशाल्लाह, अगर उनको सिर्फ इसी शिक पे बुलाना शुरू कर दे कि बताएं आपने काम क्या किया है, आपने वजारत रखी, आपने कितने दौरे किए और दौरों का फ्रूटफुल रिजल्ट क्या होता था, अच्छा जो मीटिंग्स की उसमें कितनी फैसला साजी और कितनी आपने उसके अंदर पिटिशंस पास की, अच्छा उसके बाद आपने जो कदम उठाए बेहतरी के लिए उसमें आपने क्या बचत की, अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे तो उसमें आपने अब कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या फ़र्क था। यहाँ पे तो हालात ये थे कि हम पिट पिट के मर जाते थे कि अस्पतालों में प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए मेडिसिन की, 6-6 माह से डिले हो रही है मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट, और उससे लोगों का जो जानो माल का नुकसान हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? यहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट इन्हीं के दौर में जाली स्टंट जो है वो डाले जाते रहे हैं, अब मजीद क्या बात। ठीक है, अब आप इस तरफ आ जाएं कि ये एक मामूली सी बात है कि जान बचाने वाला इंजेक्शन अगर हुकूमत उस पर इन्वेस्ट करे और वो एम्बुलेंसेस में चाहे रेस्क्यू 1112 के जरिए या सरकारी एम्बुलेंसेस के जरिए उसके अंदर रखना शुरू कर दे, ये वो एक लम्हे का फ़ायदा है जो अगर किसी को दिया जा सकता है और उसकी जान बच सकती है। क्योंकि अल्लाह ताला रहम करे, ये हार्ट पेशेंट तो कितने रास्ते में आते आते दम तोड़ जाते हैं। कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ी है, आपको हार्ट अटैक्स जो है वो भी नज़र आ रहे हैं, आपको जवान उम्र में जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक औरतों में बड़े ज़्यादा हो गए हैं, पहले कभी नहीं होता था इस तरह से। तो आपके लिए जो यंग एज है उसमें सर्वाइव करना मुश्किल होता है, हमने ऐसा पढ़ा है इसमें जब हार्ट का कोई आपको इशू हो जाता है। और इसी तरह जब आपको अटैक आ रहा होता है तो उसमें एक लम्हा ही होता है, अगर आप उसको जान बचाने वाला इंजेक्शन दे दें और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से उम्र बड़ी और कारगर साबित हो जाए तो आपकी जान बच जाती है। अदरवाइज मैंने तो लोगों को एम्बुलेंस घर से एम्बुलेंस में ही रोते देखा है कि बस अब डेड बॉडी हो गई है। तो ये चीज़ें वो मामूली सेटअप है, आपको लग रहा है कि जी ये बहुत ही ये क्या काम हुआ, पीटीआई वाले शायद इस पर भी तनकीद कर दे कि जी ये क्या फैसले हुए, लेकिन फैसले उनसे पूछें जो इससे गुजरे, जिनके प्यारों की जानें गई और जिनके ऊपर ये लम्हे आते हैं, अल्लाह ताला किसी को ये लम्हात ना दिखाए, उनसे पूछें कि ये कितना बड़ा फैसला है। और ये इतना बड़ा फैसला है, आप इसका इम्पैक्ट देखिएगा अगर इसका इम्प्लीमेंट हो जाता है, चूँकि निगरान हुकूमत के पास तो अब टाइम वैसे भी कम है,
अगर इसका फैसला हो जाता है और इसके फैसले को सियासत की नज़र नहीं किया जाता तो रोज़ाना सैकड़ों जानें बचाई इस जाएंगी तरह पूरे के फैसले पाकिस्तान में। माजरत के साथ सियासत की नज़र होनी भी नहीं चाहिए। जहाँ पर बात है इंसानियत की खिदमत की, किसी की जान बचाने की, तो वो फिर आपको इससे बालातर हो के कि कौन सी सियासी जमात कर रही है, निगरान सेटअप कर रहा है, सबको एक पेज पर होना चाहिए। और जो अस्पतालों के हालात हैं, मेरे ख्याल से एक दफ़ा दिल जो है वो दहल जाता है अगर आप। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक बात ना करें तो हम, क्योंकि ये वज़ीर आला की कोई ऐसी बात नहीं है कि वो रात को सोते हैं तो उनको ख्वाब में आ जाता है, वो हर एक फिजिकल तजर्बे से गुजरे हैं। Exactly. हम लोग भी गुजरे हैं, आप लोग भी गुजरे हैं। आपको याद होगा कि हमारा दफ्तर जेल रोड पे था और असद साई साहब मरहूम को जब हार्ट अटैक आया तो कितने लम्हात थे। बिल्कुल। हम साथ उमर हॉस्पिटल में जाने के लिए कितना टाइम लगता बिल्कुल था, सही कहा आपको इतनी मोहलत भी नहीं मिली सम टाइम। आपकी जान बचाने की हर कोशिश मुझसे साहब खुद खड़े रहे वहाँ पे, जो हो सकता था किया, जो अल्लाह ताला को मंजूर था वो हुआ। लेकिन जब लम्हात ऐसे आते हैं तो क्या आप सरकार के इन फैसलों को देखेंगे? हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं होती। आप एक बात हॉस्पिटल तो। के अंदर ये चीज़ों को इंतजार करेंगे? आप इन चीज़ों को देखेंगे क्या? आपको, मुझे तो याद पड़ता है जैसे कल ही की बात हो कि वो लम्हा आया और अगर उस वक्त कहीं ये जान बचाने का इंजेक्शन इस्तेमाल होता बर वक्त तो जान बच सकती थी। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन यहाँ कभी PIC खुदा ना खास्ता किसी ने विजिट किया हो तो आप देखें मरीज एम्बुलेंस से इमरजेंसी तक आता है तो उसके साथ क्या सलूक किया बंदा वहाँ पे कलप रहा होता है, उसकी ECG नहीं हो रही होती, मामूली सा टेस्ट है वो नहीं हो रहा होता, उसको कोई देखने वाला नहीं होता, आपके ऊपर बर्डन इतना है, डॉक्टर खुद हाथ खड़े किए ओवरऑल तो होते अच्छा हैं। फैसला है लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट जल्द अज जल्द होना चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कुछ लोगों के मसाइल की तरफ आ जाते हैं जी। लोगों के मसाइल ये हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है जी। 3 माह में 4400 डकैतियाँ हुई हैं, 2800 अफराद जो हैं उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। ये वो डेटा है जो कि रजिस्टर्ड हुआ। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि तंग हैं, जो कि ये कहते हैं कि जी आप अगर किसी भी पुलिस स्टेशन थाने जाके एप्लीकेशन भी दे देंगे होता कुछ ही नहीं। हर दूसरे गली मोहल्ले और हर इलाके का ये मसला बन चुका है। दुरे नायाब लाहौर में ना एक बड़ा दिल दहलाने वाला वाक़या हुआ है, मैं उसकी वीडियो भी देख रहा था और मुख्तलिफ चैनल्स पर रिपोर्ट भी हुई, हमारे पास भी हुई होगी, जिसमें एक औरत अपने बच्चों के साथ जा रही है गाड़ी में, शायद आपकी नज़र से गुजरी है, तो उस पर वो जो स्नैचर्स थे दिन दिहाड़े मेन रोड चल रही है, बाजार है, हर चीज़ खुली है, उन्होंने ताक़ुब किया है, गाड़ी को आगे से आके घेरा है और पीछे फायर किया है। अब पता नहीं औरत को लगा है फायर, लेकिन अल्लाह पता नहीं जाने कि वो बच गई है कि नहीं। उसके बहरहाल बच्चे महफूज रहे हैं और वहाँ पे इस तरह से। और था क्या, जो उस वक्त औरत ख़वातीन के पास ड्राइविंग के दौरान क्या होता है, चंद पैसे होते हैं, एक मोबाइल होता है, या किसी ने बहुत हालात में कोई अंगूठी पहन ली होगी या कोई बालियाँ पहन ली होगी। अच्छा, इन हालात में भी उनको जान से जाना पड़ रहा है, तो खुदारा पंजाब पुलिस जो है ना इस पर तवज्जो दे। और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि डाकुओं के पुलिस मुकाबले के लिए के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये पहली दफ़ा हुआ है। पहले ये होता था कि पुलिस मुकाबले 2-4 होते थे, डाकू शाकू जिस तरह पकड़ के वो मारते थे, तनकीद भी होती थी, मीडिया भी बोलता था, बाकी तंजीमें भी बोलती थी, लेकिन एक दफ़ा अमन होता था। और उसके बाद चूँकि क्रिमिनल रिकॉर्ड मैच हो जाता था तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती नहीं थी, रुक जाती थी। अब हालात ये है कि हम मौके पे स्पॉट पे आप लोगों के साथ एनकाउंटर भी कर रहे हैं, डाकुओं के साथ, डाकू लोगों के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन छीनना हमें कराची की तरह बना दिया गया है, समझ से बाहर है। पुलिस पुश्तनाई कर रही है, क्या कर रही है, किस तरह से ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, और इतना एक्शन जो पुलिस क्लेम करती है अगर हो रहा है तो फिर ये चीज़ें रुक क्यों नहीं रही। और इतनी अगर ढटाई के साथ ये काम किया जा रहा है तो ये बगैर पुलिस की आंखें मूंद लेने के ये हो नहीं सकता। लाहौर शहर जैसा जो सेफ सिटी है, जिसके अंदर हज़ारों सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं, जिसके अंदर लोगों को इतना शऊर है कि घरों और प्रॉपर्टीज के बाद CCTV लगाई हुई है, क्लियर फुटेजेस के साथ भी अगर किसी को नहीं पकड़ पा रहे, 10 आपको न्यूज़ ऐसी मिलती हैं हर रोज। आपके अंदर लाहौर के अंदर एक और बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि बैंक के अंदर इन्फॉर्मर्स बैठे हैं। आप बैंक से पैसे कैश कराते हैं, लेके निकलते हैं, बैंक के अंदर से ही लोग पीछे लग जाते हैं या बाहर इन्फॉर्म करते हैं और आपके साथ जो है वारदात हो जाती है। आप सोशल मीडिया पर बेतहाशा ऐसी वीडियो पड़ी हुई है। लाहौर में अब रिपोर्ट कर करके थक गए हम, हमारे अपने चैनल पे रोज रिपोर्ट हो रही है। अब CCTV के साथ भी अगर पुलिस एक्शन लेने को कासिर है, और मेरा ख्याल CIA को अब थोड़ा सोचना चाहिए, आपको उमर विरक साहब वाली स्टाइल में वापस जाना चाहिए, थोड़ी आपको क्राइम जो ऑर्गेनाइज्ड है उस पर वर्किंग करनी चाहिए, आपको मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर कुछ मुखबर छोड़ने चाहिए अगर आप काम करना चाहते हैं। अगर आपने नहीं करना, आपने इनकी पुष्पनाही ही करनी है खामोश रह के, इनको ढील देकर, तो फिर लाहौरियों का अल्लाह हाफिज है, बहुत बुरे हालात हैं
ऑनेस्टली ये डाटा कम है। इसके साथ साथ आपको थाना कल्चर भी तब्दील करने की जरूरत है। यहाँ पर किसी के लिए इंसाफ लेना, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया जी देखिए, बिल्कुल हालात शहर के ऐसे ही हैं कि आप कोई भी महंगी चीज़ जो है अगर आप लेके निकलते हैं, मोबाइल की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो आप डरते हैं और उसके बाद CCTV फुटेज में चेहरे भी आ जाते हैं, उसके बावजूद जो है पुलिस जो है वो नहीं पहुँच सकती। तीसरी बात, अगर हम बात करें थाना कल्चर के हवाले से, तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि थाना कल्चर जो है उसको तब्दील किया जा रहा है, वो अभी का अभी वैसे ही वैसे। पता है क्या, पुलिस को आपने जब आदत डाल दी है ना इस चीज़ की कि आपने पुलिस को अपने मकासद के लिए यूज़ करना है, माजी में बिल्कुल ऐसे हुआ है। हर हुकूमत जो है पुलिस को अपने मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करती रही है। जब पुलिस को आप अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो पुलिस का असल काम है वो नहीं करने देंगे, तो फिर तो यही होगा। ऐसे ही है, ज़मान पर की हिफाजत लगा देंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरफ मसरूफियात रहेंगी तो फिर ऐसे ही होगा। खैर, बहुत सारे भिखारी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि शहर में भिखारियों की भरमार होती चली जा रही है। ऑल्दो कल हम देख रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से स्पेशल मुहिम का आगाज़ किया गया इन भिखारियों को जो है वो ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन ये मुहिम हमने टाइम टू टाइम देखी है। इसका नतीजा इसलिए हमें कोई हमेशा से सूदमंद नज़र नहीं आता क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग मुहिम चलती है, फिर इसको ब्रेक लग जाती है, कोई फॉलोअप नहीं होता। सो आपको शहर की अहम शाहराहों पर भिखारियों की भरमार नज़र आती है, वो चाहे ख्वाजा सराओं की सूरत में है, वो चाहे माजूर अफराद के जिन्होंने हाथ पाँव, हम अक्सर देखते हैं कि जिस्म का कोई भी हिस्सा कटा है, आंख पे पट्टी की है, और इस तरह से ये भिखारी जो हैं वो मांगते हैं। खैर, कुछ ख़वातीन बच्चों को उठाए, बीमार बच्चों को उठाए। अब ये पेशावर भिखारी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी जगह डेजिग्नेट किया है कि हर रोज़ उन्होंने इधर इधर बैठना है और आप जिस टाइम पे भी चले जाएं, उनका वो जो टाइमिंग है उस पॉइंट पे आपको वो भिखारी नज़र आएंगे। सवाल ये पैदा होता है, माह मुकद्दस है, जब आपको इतने वास्ते दिए जाते हैं, जब आपको कहा जाता है कि जी ये महीना ऐसा, इस महीने के सदके कुछ दे दें, सो आप कभी ना कभी बीच में कुछ सोचने लग जाते हैं कि आया इनको कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। खैर, एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकेंडली, शहर में बढ़ती हुई चोरियां डकैतियां बहुत सारी इसी से भी लिंक कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे आपको भिखारियों के अलावा वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो वाइपर लेके आपकी स्क्रीन को साफ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको हटा भी दें। और ये लोग कहते हैं जी सहूलतकार भी हैं उन लोगों के जो कि बड़ी चोरी और डकैतियों में मुलव्वस हैं। सो इसके लिए इंतज़ामिया एक तरफ ऑपरेशन शुरू कर बैठी है, उस ऑपरेशन की डिटेल्स भी जानेंगे। सेकेंडली, हम मजहबी नुक्ता नज़र पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि ये महीना ऐसा है कि हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात खैरात करें, लोगों की मदद करें। तो क्या ये वो लोग हैं जिनकी मदद की जा सकती है? हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, अली अब्बास खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, और इसके साथ साथ हसन महमूद जमाती साहब जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं जी अली अब्बास साहब आपसे, कल से मुहिम का आगाज़ हुआ, किन पॉइंट्स पर आप लोग गए और कितने भिखारियों को आपने पकड़ा? शुक्रिया जी, बहुत ही एक आपने बड़ा अहम टॉपिक को छेड़ा है और लाहौर शहर इसका शिकार है। अब किसी भी सिग्नल पे खड़े हों तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, दरवाजे नॉक करते हैं, प्लस फिर आपने चोरी का एलिमेंट भी बताया। तो इस सूरत में सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है मौजूदा गवर्नमेंट को कि जिन्होंने डायरेक्शन दी और एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुरू कराई, क्योंकि पहले भी हम करते थे लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी कि जिसको चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर सब मॉनिटर कर रहे हैं। तो कल हमने लाहौर को 4 जोन्स में डिवाइड किया है, कमिश्नर की सदारत में मीटिंग हुई थी। इसमें ना सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसमें ज़िले इंतज़ामिया है, ट्रैफिक पुलिस है, सोशल वेलफेयर है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी है। क्योंकि जब आप मौक़ों पे जाते हैं तो आपको छोटे बच्चे भी नज़र आते हैं। तो इसको हमने सारी चीज़ों को कवर करके 4 जोन्स में इसको स्टार्ट किया और टोटल कल 132 भिखारियों को हमने लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों से, चौकों से, खानकाहों से उनको पकड़ा है और फिर उनको मुतलका जगहों पर पहुँचाया। सही। सो ये कल की कार्रवाई का अहवाल है। अब बड़ा सवाल ये है कि इन भिखारियों को जब पकड़ लिया जाता है तो इनको शिफ्ट कहाँ करना है, किस तरह से इनके साथ डील करना है, क्या गारंटी है कि दोबारा उस पॉइंट पर नज़र नहीं आएगी, ये हम पूछेंगे। लेकिन हसन महमूद साहब की तरफ मैं जानना चाहूँगी, मजहबी नुक्ता नज़र जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस हालत में इन भिखारियों को देखते हैं आप परेशान हो जाते हैं। सो
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या ज़कात, खैरात हम इन बेकारियों को दे सकते हैं? ये उन बेकारियों की बात हो रही है जो कि पेशावर हैं, हर रोज़ आपको उसी पॉइंट पे उसी हालत में नज़र आते हैं, वही 4-5 लाइनें उन्होंने याद की हुई हैं। हसन महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया आपका, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है और इसको इस हवाले से इस तरह इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करना ये बहुत ज़रूरी है और वक्त की बड़ी ज़रूरी ये इसकी ज़रूरत है इस वक्त में, और वो जानना ज़रूरी है, हमें समझ लेना ज़रूरी है कि दीन इस्लाम के अंदर मैं कैटेगोरिकली वन लाइनर अगर कहूँ तो इसकी कतई तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी शदीद तर मज़म्मत की गई है, इसको इंतहाई बुरा ख्याल किया गया है। अब जहाँ तक सवाल है कि सदक़ात व खैरात हैं, ज़कात हैं, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारहा मकामात पर ये इरशाद फरमाया कि हमने रिज़्क़ तलाश करने को, यानी जो कमाना है, जो हलाल तरीके के साथ, जायज़ तरीके के साथ मेहनत मजदूरी करना है, इसकी हौसला अफजाई की है। जैसे सूरह नबा के अंदर इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना नहारा माआशा, हमने दिन को मईशत के तलाश करने के लिए और कमाने के लिए ही बनाया है। और फिर इसी तरह जो सूरह जुमा के अंदर जहाँ पे जुमा की हवाले से अहकामात नाजिल हुए, तो वहाँ पर फिर फरमाया कि जब तुम जुमा की नमाज़ पढ़ चुको तो फ़न तशरू फिल अर्द, कि ज़मीन के अंदर फिर फैल जाओ और फिर क्या करो, फिर अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। तो इस फ़ज़ल से मुराद भी रिज़्क़ तलाश करना है। अब है कि उसका तरीक़ाकार क्या है, वो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तलब व कसब हलाल फ़रीदतुम बअदल फ़राइद, ये वो चीज़ है कि कसब हलाल ये हासिल करना ये फ़राइज़ के बाद एक अहम तरीन फ़रीज़ा है, फ़र्ज़ है ये। अब सवाल पैदा होता है कि ये गदागरी, भीख मांगना, इसकी इतनी शदीद मज़म्मत है अहादीस मुबारका के अंदर कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स वो सवाल करता है तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे के ऊपर वो कोई गोश्त मौजूद नहीं होगा। और फिर इसी तरह फरमाया मिस्कीन वो नहीं है कि जो जिसको एक या दो लुकमे, ये हदीस के अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, कि मिस्कीन वो नहीं है कि जो एक या दो लुकमे के लिए या एक या दो खजूर के लिए या एक रिवायत में एक या दो दिरहम के लिए वो दर दर पर जाता है। यहाँ पे मैं ये भी बात आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग अब मजबूरी की हालत में, आपके सामने महंगाई के ये हालात हैं, सो हमारे लिए ये इंतखाब करना कि ये मजबूर है या नहीं है, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये डिज़र्व करता है, इसको कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं अर्ज़ करता हूँ, यही जो हदीस मुबारका मैं कोट कर रहा हूँ, इसमें देखिए दो हिस्से हैं। फरमाया कि मिस्कीन वो नहीं है कि जो एक दो लुकमे के लिए, एक दो दराहिम के लिए या एक दो खजूरों के लिए दर दर पर जाता है, बल्कि मिस्कीन वो है कि उसके फाका की हालत ने उसे इस नहज पर पहुँचा दिया है कि उसके पास एक वक्त का खाना मौजूद नहीं है और वो सफ़ेद पोशी की वजह से लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता। इस महंगाई के दौर के अंदर देखें हमारे पास बड़ा, हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम है वो किस लेवल की है, और हमें उसके अंदर हम अगर उसको डिवाइड करें, उसकी बजटिंग करें, तो हमारे लिए आसान, हमें पता चल जाता है कि हम अपना बजट किस तरह गुजारा करते हैं। इस तरीके के साथ अगर आप सोसाइटी के अंदर देखें तो दिहाड़ीदार तबका है, जो मज़दूर तबका है, जिन्होंने डेली बेस के ऊपर जिनको दिहाड़ी मिलेगी तो उनके घर का चूल्हा जलेगा, अगर नहीं मिलेगी तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। फिर वही लोग तबका दिहाड़ीदार है और उन्होंने मंथली अपने घर का रेंट भी देना है। तो हम अपनी सोसाइटी के अंदर जहां हम रह रहे होते हैं, हम अपने मोहल्ले के अंदर ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को, ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है जो आपने शुरू में बात कही कि ज़कात और खैरात, उसके बारे में कुरान मजीद के अंदर और अहादीस के अंदर कैटेगोरिकली एक चीज़ इरशाद फरमाई गई। वो क्या है कि वआतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, सबसे पहले उसका आगाज़ वो अपने कराबतदारों से, रिश्तेदारों से करें। यानी सबसे पहले देखना है कि हमारे खूनी रिश्तेदारों के अंदर उनको देखें, फिर अपने पड़ोस के अंदर देखें। कुजा ये कि ये जो लोग मांगते फिरते हैं, मैंने अर्ज़ किया कि इसको तो आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा इसकी मज़म्मत फरमाई है मुख्तलिफ अहादीस के अंदर। ये फरमाया कि जो शख्स ये मांगता है वो दरअसल अपने लिए आग के अंगारे चुनता है। ये तो आपने वाज़े कर दी कि इनको बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं देना, लेकिन आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं, आपको इंतहाई बुजुर्ग अफराद जो कि बेचारे चलने फिरने से भी जो है वो कासिर होते हैं, वो नज़र आते हैं। फिर कहीं ना कहीं आपका दिल परेशान हो जाता है कि भाई इनका क्या कसूर है। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक और हदीस मुबारक मैं अर्ज़ करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा गया और उसने उसको दे दिया तो उसके लिए तो 70 अजर हैं, लेकिन
वो जो मांगने वाला था अगर उसने ना हक मांगा तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आकर इस्लाम की हदीस पाक है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस पर ऐसा फाका तारी करेगा कि उस फाके से, उस फाके में उसके अहलो अयाल को भी शामिल करेगा और वो उस फाके से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। यानी ये जो मांगना है इसकी इस्लाम ने हर हाल में मजम्मत की, हर हाल में। यानी एक एक्सट्रीम कंडीशन हो, यहाँ पे आकर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग हैं जिनके लिए जायज़ है कि वो सवाल कर सकते हैं। उसमें से पहला ऐसा कि जिसने कर्ज की ज़मानत दी, यानी उसने कर्ज लिया हुआ था और अब उसके पास ये कंडीशन आ पहुंची कि वो कर्ज वापस करने की कंडीशन में ना रहा, उसके लिए सवाल करना। फिर फरमाया कि दूसरा ऐसा कि कोई कुदरती आफत आ जाती है और उसका सारा माल ज़ाया हो जाता है, कहीं आग लग गई बारिश सैलाब की वजह से, तो वो ऐसा शख्स कर सकता है। और फिर फरमाया कि एक कोई ऐसा शख्स जिस पे ऐसा फाका तारी हो जाए कि उसके इर्द गिर्द के लोग गवाही दे दें कि हाँ ये शख्स इतने दिनों से इसने कमाई नहीं की, ये भूख के अंदर है, तो इसके ऊपर ऐसी सूरत हाल होगी। अदरवाइज़ कैटेगोरिकली मैंने बार बार कहा कि दीन के अंदर इसकी कतई कोई, एक शख्स हुजूर के पास आया, हुजूर ने फरमाया कि तुम, वो जो मांग रहा था, तो हुजूर ने उसका प्याला ही लेकर बुलंद किया और मजलिस में कहा कि कौन ये ख़रीदेगा। किसी ने 1 दिरहम उसकी कीमत लगाई, किसी ने 2, जिसने 2 लगाई आका अलैहिस्सलाम ने उसको वो सेल कर दिया और फरमाया इस 2 दिरहम से जाओ और बाज़ार से एक कुल्हाड़ी ख़रीद कर लाओ। और जब वो ख़रीद कर लाया आका अलैहिस्सलाम ने उसमें लकड़ी का दस्ता डाला और फरमाया कि अब जंगल की तरफ जाओ और लकड़ियाँ काट करके लाओ। ये जो आपने कहा कि बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे इदारे में इसके ऊपर रिसर्च थीसिस किया गया। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये बेसिकली एक कनेक्टेड नेटवर्क है और ये जो छोटे बच्चे आपको इनकी माओं की गोद के अंदर नज़र आते हैं, दरअसल ये एक और गैंग है जो, ये मैं हैरान कुन बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये रिसर्च थीसिस का पॉइंट है कि ये बच्चे भी एक ऐसे ख़ानदान हैं जो पहले खुद गदागरी करते थे, उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा करना शुरू किए और वो रेंट पर बच्चे इनको देते हैं, वो डेली रेंट पर बच्चे देते हैं, अपने छोटे मासूम बच्चे। उनके बच्चों के रेंट तय होते हैं कि वो अगर 10 दिन का बच्चा है, 2 माह का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो उसका रेंट क्या होगा। वो डेली के रेंट इन लोगों से कलेक्ट करते हैं और फिर इसी तरह ये इनको बच्चों को माजूर, कुछ लोगों माजूर नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है और कुछ को वो माजूर करते हैं, यानी उन पे जुल्म करते हैं ये। तो बाहर सूरत अगर आप इसकी तहकीकात करेंगे तो ये एक पेशावर लोग मिलेंगे, सफ़ेद पोश आदमी कभी भी। बिलाशुबा बहुत सारी ऐसी हकीकतें सामने भी आई हैं। अली अब्बास साहब, ऑपरेशन आपने 1 दिन किया, अब मुझे ये बता दें ये ऑपरेशन किन बुनियादों पर जारी रहेगा? 12 हमने ऐसे ऑपरेशंस देखे हैं, लेकिन जहां ब्रेक लगती है वहीं आपको एक बार फिर से बेकारी नजर आती है। जी बिल्कुल ठीक कहा। इसकी कामयाबी इसी पे है कि हमने इसको पूरा स्टडी की है। पहले इन्होंने बड़ी सही बात की है। कुछ ये वो लोग हैं जिनको कल हमने उठाया और पहले भी हम देखते हैं ये इस्लाम से बहुत दूर हैं, इनको तालीमात भी नहीं है, अनएजुकेटेड भी हैं। तो वो जो इसको लॉन्गर लास्टिंग और कामयाब करने के लिए जो प्लान किया है, इनको जो हम सोशल वेलफेयर के लिए जा रहे हैं, पहले ये होता था कि इनको दूर छोड़ आते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये 15 दिन के लिए वहाँ रहेंगे, वहाँ इनके दिमागी तौर पे इनको ट्रेन भी किया जाएगा और इनके माइंड सेट को चेंज किया जाएगा कि ये एक बहुत बड़ी लानत है। कोशिश हम करेंगे क्योंकि कोशिश है, आगे अल्लाह हमारा साथ देने वाला है, नीयतें हमारी साफ़ हैं। छोटे बच्चों को हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ले जा रहे हैं ताकि उनको वो वहाँ रखें। 300 की अभी हमारे पास कैपेसिटी का हमने अरेंज किया है रायविंड रोड पे, इसको एक्सटेंड भी करेंगे क्योंकि लाहौर में हमारे अंदाजे के मुताबिक कुछ 4000 से ज़्यादा के करीब बेकारी मुख्तलिफ चौकों और शाहराहों पे मौजूद हैं। फिर कुछ लोग घरों में भी जाके दरवाजे खटकाते हैं। और फिर ये भी दुरुस्त बात है कि इसमें माफियाज भी हैं, ग्रुप्स भी हैं जो सुबह इनको गाड़ियों में छोड़ के आते हैं। तो उनकी बेखुनी के लिए हमने पुलिस का सहारा लिया है और वो अपने लेवल पे इनको देख रहे हैं और इनको पकड़ेंगे। कोशिश यही है कि लाहौर में आपको बेकारी नज़र मत आए। सही। अब एक तरफ तो इंतजामिया मुहिम चला रही है, दूसरी जानिब मजहब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वाजे कर दिया गया है। बहुत सारे ख्वाजा सरा हमें अब नज़र आते हैं। सो इसके बारे में मैंने लाजमी पूछना है क्योंकि अब वो लोग, ये वो मुआशरे का तबका है जो मैं जहाँ कहीं पे भी देखा है इनको परेशान ही देखा है। सो क्या अब इनको भी हम कुछ खैरात की सूरत में नहीं दे सकते हैं? ये हम पूछेंगे हसन साहब से। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हसन महमूद साहब से मुझे जानने के ख्वाजा सरा जो हैं वो भी हमें हर जगह पर, हर चौक चौराहे, हर सिग्नल पर नज़र आते हैं, क्या इन्हें भी हम खैरात नहीं दे सकते हैं? इस हवाले से भी वही असूल यहीं पर भी कारबंद रहेगा कि देखें इस्लाम ने इनको भी एक जो बुनियादी मुआशरे की इकाई है उसके तौर पर ट्रीट किया है।
अगर तो ये जो मसारिफ़ ज़कात कुरान ने गिन कर बता दिए हैं वो 8 मसारिफ़ में अगर इनका शुमार होता है तो फिर इनको आप सदक़ात, खैरात और ज़कात दे सकते हैं। अदरवाइज़ इनके लिए भी वही कानून है कि इनको भी अपनी, देखें ये एक हमारे मुआशरे के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें हैं, उनको हमें समझने की ज़रूरत है। तालीम की कमी की वजह से लोगों ने इनके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया, उसमें हमारी जो बुनियादी तौर पर दीनी तालीमात हैं उनसे दूरी भी एक बहुत बड़ी वजह है। और फिर दूसरा एलिमेंट जो था वो स्टेट की तरफ से है कि स्टेट ने इस हवाले से कानून साजी नहीं की। इनके लिए कोई कदगन नहीं है कि ये मुआशरे के इज़्ज़तदार शहरी की तरह ज़िंदगी बसर करें और अपने कामों को सरअंजाम दें। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर और तारीख़ इंसानी के अंदर आपको ये वाला माहौल ख्वाजा सराओं का कभी नहीं मिलेगा जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है। यानी ये मुआशरे का बुनियादी हिस्सा बनते हैं और अपने काम सरअंजाम देते हैं, वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर वो काम कर सकते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि जो ख्वाजा सरा है या तो वो नाकिस मर्द होता है या वो नाकिस औरत होती है, यानी वो कोई तीसरी मखलूक नहीं होती। दर हकीकत होता यह है कि या वो मुकम्मल मर्द नहीं होता और या वो मुकम्मल औरत नहीं होती। अब ऐसे के अंदर उनके घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक ना करें बल्कि उनको बहैसियत इंसान ही ट्रीट करें, उनकी तालीम व तरबियत के ऊपर तवज्जो दें, उनको माशरे का एक अच्छा शहरी और अच्छा इंसान बनाएं। और दूसरी तरफ स्टेट और कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि सोसाइटी के अंदर उनके साथ कोई इम्तियाज़ी सलूक ना कर सके। जब वो सोसाइटी के अंदर किसी इम्तियाज़ी सलूक के हकदार नहीं रहेंगे और वो माशरे के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकेंगे, अपनी खिदमात सरअंजाम दे सकेंगे, उन्हें कहीं पर भी जॉब के लिए, काम के लिए, मजदूरी के लिए किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो माशरे के अंदर अपनी सर्विसेज देंगे और उसके सोसाइटी को भी इसमें अपना रोल अदा करना है। मैं अलीबाद साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारे यहाँ एज सच नहीं है, आपने कहा कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा, आगाज़ किया गया है। आप उनको 15 दिन वहाँ रख लेंगे, आप उनको 1 महीना रख लेंगे, गारंटी क्या है? इस तरह से फॉलोअप लिया जाएगा कि बाद में जब इन बेकारियों को आप घरों में भेज रहे हैं वो जो पूरा नेटवर्क है वो टूट गया होगा, दोबारा से ये आपको नहीं नज़र आएंगे, अपनी लोकेशन चेंज करके किसी और जगह पे नहीं नज़र आएंगे? देखिए, हमने जो इसको बड़ा स्टडी किया है, एक तो हमने देखा है कि लाहौर में ज़्यादातर जो ये प्रैक्टिस है ये इम्पोर्टेंट चौकों पे होती है, तो उसको हमने जो 4 जोन्स में डिवाइड किया, जो टीम्स लगाई हैं वो परमानेंट हमने डिप्यूट की हैं और चारों डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न्ड हैं उनको शामिल किया, जेल किया। प्लस इनकी जो दोबारा होने वाली एक्टिविटी है उसको हम क्योंकि वॉच करेंगे, दोबारा होगा तो फिर हम इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक केसेस भी रजिस्टर करवाएंगे और उनको भेजेंगे। अभी भी जोन से एलिमेंट जो इनको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि माफिया ग्रुप्स हैं जो लोग गाड़ियों में छोड़ रहे हैं, उनको हम फॉलो अप करके CIA और पुलिस के थ्रू पकड़ रहे हैं और अरेस्ट करवा रहे हैं। जो कोर्ट ऑफ लॉ है, लॉ खुद अपना एक्शन लेगा और हमें काफ़ी उम्मीद है कि ये लाहौर में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, कल जो हमने ऑपरेशन किया है उसका एक और भी बेनिफिट हुआ है कि इनके आपस में बड़े राब्ते हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, सेल्स हैं, तो ये अब इनको ये एक मैसेज डिलीवर हो गया है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस और ये इट मीन्स बिजनेस नाउ। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे और फिर महीना बहुत नेक है तो उसकी भी हमें बरकत होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़कात, खैरात और एहतियात के हवाले से खुसूसी तौर पर बेहतरीन उसका तरीका क्या है, वो अगर आप हमारे नाज़रीन को बता देते। देखिए, ज़कात के हवाले से तो मसारिफ़ 8 गिनकर बता दिए गए कि वो 8 मसारिफ़ हैं, उनको आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखें और सबसे पहले जो अपने अकरबा हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, उन पर ख़र्च करें, अपने बहन भाइयों से शुरू करें, उसके बाद अपनी सोसाइटी, पड़ोसियों को देखें, इनको देखें और फिर जहाँ पर आपके सदक़ात और खैरात हैं वो ज़रूरतमंद और हाजतमंद लोगों को दें और देखें। आपको सोसाइटी में ऐसे हमें बहुत से लोग नज़र, मैंने पहले भी कहा कि हमें मिल जाते हैं। मसलन अगर मैं अपने मोहल्ले की बात करूं तो वहाँ पर हमें एक खातून नज़र आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उन्होंने एक छोटा सा अपना किचन लगाया, वो मेहनत कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो अब वो बेवा खातून है, वो हकदार है, वो मेहनत भी कर रही है, लेकिन उसकी भी मज़ीद मदद की जा सकती है कि वो अपने इस बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकती है, अपने आप को वो फैला सकती है अपने काम को, ताकि उसको ईज़ ऑफ वर्क रहे। तो सदक़ात और खैरात जो हैं वो उनके हकदारों तक पहुँचाए जाएँ, वो मसाकीन को दिए जाएँ, वो गुरबा को दिए जाएँ कि जो दर हकीकत तो मेहनत और मजदूरी और कमाई में तो लगे हुए हैं, लेकिन वो सफ़ेद पोश होने की वजह से किसी के सामने सवाल दराज नहीं कर सकते। मिस्कीन की डेफिनेशन जो कुरान और हदीस के अंदर की गई है, वो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन वो है कि जिसके पास एक वक्त का खाना है और फिर दूसरे वक्त का खाना उसके पास मौजूद नहीं है, वो इस हाल को फाका उसको पहुँच चुका है। तो ऐसे शख्स को दिया जाए, मुसाफिर को दिया जाए। फिर इसी तरह मुसाफिर, आजकल के दौर के अंदर बहरहाल मुसाफिर की डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। फिर अल्लाह की राह के अंदर मुख्तलिफ मौक़े हैं, बेवाएँ हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं,
तो ये कैटेगोरिकली चीज़ें कुरान और हदीस के अंदर बयान कर दी गई हैं कि इन लोगों को आप अपने सदक़ात और खैरात दें, कि जिसकी वजह से वो उनको आसानी रहे आसानी पैदा हो जाए और वो रिहेबिलिटेट हों, वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। हमारे यहाँ एक चीज़ ये जहन में रखें, ज़कात दी जाती है तो वो चंक्स के अंदर तकसीम कर दी जाती है, यानी वो 10 लोगों में 10,000 रुपये तकसीम कर दिया जाता है, बजाय उसके कि आप किसी एक फ़र्द को वो 10,000 रुपये दें, एक फैमिली को दें, ताकि वो अपलिफ्ट हो सकें, वो उससे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, कोई काम कर सकें और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस सोच को हमें अपनाने की ज़रूरत है कि हम इस सोच के साथ ज़कात दें कि दोबारा ये लोग ज़कात लेने वाले ना हों। अगले साल जब आए ज़कात का वक्त तो ये लोग ज़कात लेने वालों में शामिल ना हों, कोई और हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखें और उन लोगों को पहचानें और उन तक। बहुत अच्छी चीज़ आपने मेंशन की है सर। देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देखने वाले को यही कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया है कि इसको जितना लोग इसको स्नैप करें और मत इसको प्रमोट करें, और इस और बड़े ज़रिए हैं लोगों को अपनी ज़कात और बाकी पहुँचाने के, लोगों की मदद करने के, लेकिन इनको जब देते हैं तो ये लोग इसको अपना पेशा बना लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा मैसेज है और गवर्नमेंट का साथ दें, क्योंकि हम इन्हीं की बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि आराम से लोगों की ट्रैफिक भी रवा रहे और लोगों को परेशानियाँ भी। बिल्कुल जी, आपका जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है कि इन पॉइंट्स पर बेकारी बहुत ज़्यादा हैं ऑपरेशन के बावजूद, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पेज पे, MCL के पेज पे आप ट्विटर पर बता सकते हैं, ताकि इनकी मुहिम जो है मज़ीद कामयाब बनाने में हम सब लोग जो है मिलजुल कर अपना हिस्सा डालें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। हमें ज्वाइन करेंगे कोमल, जो कि आज के मौसम की सूरत हाल बताएंगी। जी, कल भी शहर में गर्मी अच्छी खासी महसूस की जा रही थी, आज भी, तो वेदर अपडेट्स कोमल से। जी लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम की सख्तियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हवाएं चल तो रही हैं, लेकिन हवाओं की कोशिशें जो हैं वो मानिंद पड़ती हुई महसूस हो रही हैं, क्योंकि सूरज ने चारों इतराफ जो है वो शहर लाहौर पर अच्छी खासी हरारत जो है वो बिखेरना शुरू कर दी है, और हरारत की वजह से शहरी काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे हैं। आज आपने भी महसूस किया होगा जब आप ऑफिस के लिए आ रहे होंगे कि आज जो है वो सूरज इस कदर तेज़ी के साथ अपनी किरणें बिखेरता हुआ नज़र आया कि अगर हम अब बाकायदा तौर पर जो है वो बाहर का रुख करें तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। इस कदर गर्मी भी है, सूरज की किरणें भी अच्छी खासी तेज़ महसूस की जा रही हैं। और बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो इस वक्त दर्जा हरारत भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में शदीद मौसम गर्म होने के हवाले से भी इम्कान जाहिर कर दिए हैं। टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री क्रॉस करेगा, यानी कि शदीद गर्मी जो है वो अप्रैल के महीने में शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ेगी। रमज़ान का पहला अशरा तो ना गुजारी सी बात है काफ़ी अच्छा और काफ़ी खुशगवार पुरसकून गुजरा, लेकिन अब वाला अशरा जो है वो काफ़ी गर्म और खुश गुजरने वाला है, तो शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही हैं। जी, आया मौसम की सूरत आगे क्या रहेगी, गर्मी शदीद आ रही है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम शामिल करेंगे जी रेट लिस्ट आज की, आपको आज के भाव बताएंगे और बताएंगे जी मार्केट में, आपकी करीबी मार्केट में सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं। तो सेगमेंट है जी आज के भाव। हमारे रिपोर्टर साजिद इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। जी साजिद, ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में और सब्जी के सरकारी नरखनामे में हस्बे मामूल एक वाज़ेह तज़ाद बरकरार है। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें तकरीबन 130 से 150 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो ज़्यादा देखी जा रही हैं। अगर एक नज़र हम दौड़ा लें रेट लिस्ट पर तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में प्याज दर्जा अव्वल 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन की बात कर लीजिए 350 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में लहसुन जो है ये 500 रुपये फ़ी किलोग्राम तक बेचा जा रहा है। अदरक की बात कर लीजिए 590 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में अदरक 650 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। अगर बात कर लीजिए टमाटर की तो इसकी सरकारी कीमत 93 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में जो दर्जा अव्वल का टमाटर है 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि जो सरकारी नरखनामा है इसके मुताबिक जो दर्जा दोइम और दर्जा सोइम टमाटर है ये बेचा जा रहा है। अगर बात कर लीजिए सब्ज़ मिर्च की 95 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में 120 से 130 रुपये तक बेची जा रही है।
आलू की बात कर लीजिए, आलू कच्चा छिलका दर्जा अव्वल इसकी सरकारी कीमत 55 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में आलू जो कच्चा छिलका दर्जा अव्वल है, अव्वल तो ये नापैद हो चुके हैं, बहुत कम आ रहे हैं, और अगर कहीं से मिल रहे हैं तो ये तकरीबन 60 से 70 रुपये फ़ी किलोग्राम के दरमियान जो है बेचे जा रहे हैं, जबकि आलू दर्जा दोयम और दर्जा सोयम जो है ये सरकारी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। अगर बात कर लीजिए मेथी की, 80 रुपये सरकारी कीमत, ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। बंद गोभी 30 रुपये सरकारी कीमत, ओपन मार्केट में बंद गोभी 50 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। और अगर मटर की बात कर लीजिए, 165 रुपये सरकारी कीमत है। मटर की कीमत में जो है तकरीबन 15 रुपये का इजाफा आज हमें देखने में सामने आया है। और ओपन मार्केट में मटर जो है वो 165 पर भी नहीं मिल रहा, ओपन मार्केट में तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक मटर जो है ये बेचा जा रहा है। तो ये एक वाज़ेह तज़ाद था सब्ज़ी की सरकारी कीमतों में और ओपन मार्केट में, जिसका शिकवा शहरी भी करते हुए नजर आए। शहरियों का ये कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से मुनासिब कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बायस उनको सब्जियों के मद तकरीबन 130 से 150 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो है ज़्यादा चार्ज अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, वाकई यही हालात हैं जी मार्केट के। हर शहरी ये शिकायत कर रहा है कि एक तो हर मार्केट का अपना रेट है और सरकारी नरखनामे पे तो कहीं अमल दरामद हो ही नहीं रहा। सो ये सूरत हाल है, ये शिकायत हैं शहरियों की जो कि शहरी जो है वो दर्ज करा रहे हैं। इस पर इंतज़ामिया को नोटिस लेना है। बर्थडे जिनकी कल है, स्क्रीन पर नंबर है, आप हमें अपनी पिक्चर्स भेज दें, कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। इसके अलावा अपनी तजावीज़ फीडबैक ज़रूर पहुँचाइएगा। कल हमारी और आपकी मुलाकातों की सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।